हम्म सोचिए, एक राज्य सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी कमाई बढ़ाने के लिए एक नई व्यापारिक नीति लेकर आती है। हाँ। और कुछ समय बाद वही नीति देश के सबसे बड़े राजनीतिक और कानूनी तूफानों में से एक में बदल जाती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा तूफान। महीनों तक जांच चलती है, देश की शीर्ष एजेंसियां सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट दायर करती हैं। शीर्ष नेताओं को जेल भी जाना पड़ता है। सही का। और फिर एक दिन अचानक अदालत कहती है कि इस मामले में मुकदमा चलाने लायक कोई ठोस सबूत ही नहीं है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक घटनाक्रम की तह तक जा रहे हैं। नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को 2021-22 की जो दिल्ली आबकारी नीति थी, हाँ, जिसे आम भाषा में हम दिल्ली शराब घोटाला मामला कहते रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह डिस्चार्ज कर दिया है। ये फैसला सिर्फ न्यायपालिका के गलियारों तक सीमित रहने वाली खबर नहीं है। ये भारत की वर्तमान राजनीति, हमारे प्रशासनिक ढांचे और जांच एजेंसियों की जो कार्यप्रणाली है ना, उसकी पूरी दिशा को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा मोड़ है। बिल्कुल। जब कोई अदालत इतने हाई प्रोफाइल मामले में, जहां इतने बड़े राजनीतिक दांव लगे हों, ऐसा कड़ा रुख अपनाती है, तो मैं मानती हूं कि इसके झटके व्यवस्था के हर स्तर पर महसूस किए जाते हैं। और इसी ये बहुत जरूरी है कि हम भावनाओं या जो राजनीतिक शोर शराबा है उससे दूर हटकर सिर्फ तथ्यों पर बात करें। एकदम सही बात है। श्रोताओं को ये बता दें कि हमारी आज की ये पूरी विस्तृत चर्चा रॉयटर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, स्क्रोल.इन और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे प्रमुख और प्रतिष्ठित स्रोतों से आई रिपोर्ट्स, कानूनी दस्तावेजों और आर्टिकल्स पर आधारित है। और इन सभी स्रोतों ने अदालत के आदेश की बारीकियों से लेकर इसके राजनीतिक प्रभावों तक हर पहलू को बहुत गहराई से कवर किया है। इन्हीं के आधार पर हम इस जटिल मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हम ये समझेंगे कि एक सामान्य सी लगने वाली प्रशासनिक नीति आखिर एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में कैसे तब्दील हो गई। हाँ। अदालत ने अभियोजन पक्ष के दावों को किस आधार पर खारिज किया और इस डिस्चार्ज ऑर्डर के कानूनी और राजनीतिक मायने क्या हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट घोषणा करना अनिवार्य है। बहुत जरूरी है। इस मामले में वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी, मतलब हर तरह के राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधाराएं शामिल हैं। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा का तनिक भी समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। एकदम नहीं। निष्पक्षता इस विश्लेषण की सबसे बड़ी शर्त है। हमारा एकमात्र उद्देश्य स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी और अलग-अलग पक्षों के तर्कों को पूरी तटस्थता और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि आप सभी श्रोताओं को एक संतुलित और तथ्यात्मक समझ मिल सके। बिल्कुल, हमारा काम ये तय करना नहीं है कि कौन सी पार्टी सही है या गलत, बल्कि ये डिकोड करना है कि जांच एजेंसियों ने क्या तर्क रखे। हाँ? और अदालत ने उन तर्कों का कानूनी मूल्यांकन कैसे किया। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर ये 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति थी क्या, और इसमें ऐसा क्या था जिसने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का ध्यान खींचा? पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में शराब बिक्री की एक नई नीति लागू की थी। पहले दिल्ली में सरकारी और निजी दोनों तरह की शराब की दुकानें होती थीं, लेकिन इस नई नीति के तहत सरकार शराब के खुदरा व्यापार से पूरी तरह बाहर आ गई और पूरी व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी गई। बिल्कुल, दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा गया और लाइसेंस के लिए खुली बोली लगाई गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया और स्क्रोल.इन की रिपोर्ट्स इस नीति के उस पहलू पर रोशनी डालती हैं जहां से असल विवाद शुरू हुआ था। हाँ, क्योंकि सरकार का तर्क था कि इस नीति से माफिया राज खत्म होगा, ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि होगी। सही कहा, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा इसके बिल्कुल विपरीत था। एजेंसियों ने आरोप लगाया कि इस नीति को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि कुछ चुनिंदा शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। और यहीं पर वो शब्द सामने आया जिसने इस पूरी जांच की नींव रखी, किकबैक्स यानी रिश्वत। हाँ, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसियों का मुख्य आरोप ये था कि शराब थोक विक्रेताओं का जो प्रॉफिट मार्जिन था, होलसेलर्स का, हाँ, होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर अचानक 12% कर दिया गया। 12%?
मतलब सीधा दोगुने से भी ज्यादा। बिल्कुल। एजेंसियों का दावा था कि ये 12% मार्जिन कोई आर्थिक जरूरत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। आरोप था कि इस बढ़े हुए मार्जिन में से 6% हिस्सा रिश्वत के रूप में वापस राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाया गया। एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में इसे एक बहुत बड़ा और संगठित आपराधिक नेटवर्क बताया था ना। हाँ, उन्होंने दावा किया कि साउथ ग्रुप नाम के एक कार्टेल को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में रातों रात बदलाव किए गए। और इसके बदले में जो 100 करोड़ रुपए से अधिक की कथित रिश्वत मिली, उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार में किया, ऐसा एजेंसियों का कहना था। तो सीबीआई और ईडी का पूरा मामला इसी बिंदु पर टिका था कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक भूल या नीतिगत विफलता नहीं थी, बल्कि जनता के पैसे को लूटने की एक गहरी आपराधिक साजिश थी। इस तर्क ने सच कहूं तो एक बहुत ही जटिल बहस को जन्म दिया। एक तरफ चुनी हुई सरकार का यह अधिकार है कि वो व्यापार और राजस्व के मॉडल तय करे। बिल्कुल। कई बार नीतियां सफल होती हैं, कई बार वे राजस्व का नुकसान भी कराती हैं। लेकिन नुकसान होने मात्र से क्या किसी नीति को अपराध घोषित किया जा सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। सरकार की दलील थी कि मार्जिन बढ़ाना व्यापार को बढ़ावा देने का एक तरीका था। लेकिन जांच एजेंसियों ने इस नीतिगत फैसले को सीधे तौर पर वित्तीय हेराफेरी के रूप में अदालत के सामने पेश किया। और जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी। उन्हें सिर्फ ये साबित नहीं करना था कि नीति में खामियां थीं या इससे कुछ कंपनियों को फायदा हुआ। उन्हें कानूनी रूप से ये साबित करना था कि इन बदलावों के पीछे एक स्पष्ट आपराधिक मंशा थी। क्रिमिनल इंटेंट था और पैसों का लेन देन हुआ था। बिना मंशा और बिना पैसे के लेन देन के सबूत के कोई भी नीतिगत निर्णय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब ये पूरा पुलिंदा, जिसे एजेंसियों ने अपनी सबसे मजबूत चार्जशीट बताया था, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज के सामने पहुंचा, तो अदालत का नजरिया जांच एजेंसियों से बिल्कुल अलग था। ये समझना बहुत जरूरी है कि अदालत ने आरोपियों को सिर्फ जमानत नहीं दी है, बल्कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। हाँ, और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि डिस्चार्ज होने का मतलब है कि अदालत ने माना कि मुकदमा शुरू करने लायक भी पर्याप्त सामग्री मौजूद नहीं है। तो इतने लंबे समय तक चली जांच के बाद अदालत इतने कड़े निष्कर्ष पर कैसे पहुंची? बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में अदालत के उस विस्तृत आदेश का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। स्पेशल जज ने अभियोजन पक्ष के दावों को बहुत गहराई से परखा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। अदालत ने चार्जशीट को दोषपूर्ण और अनुमान पर आधारित करार दिया। डिफेक्टिव एंड स्पेक्युलेटिव। बिल्कुल। ये न्यायपालिका की भाषा में जांच एजेंसियों पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। अनुमान पर आधारित होने का मतलब, क्या अदालत ये कह रही थी कि एजेंसियों ने जो कहानी बुनी उसका आधार तथ्यों पर कम और शंकाओं पर ज्यादा था? हाँ, क्योंकि आरोप तो बहुत गंभीर थे ना, जैसे चुनाव में पैसे का इस्तेमाल और साउथ ग्रुप का दखल। अदालत ने ठीक इसी बात को पकड़ा। कानून में एक सिद्धांत होता है प्राइमा फेसी, यानी प्रथम दृष्टया। इसका मतलब है कि पहली नजर में बिना बहुत गहराई में जाए, क्या आपके द्वारा पेश किए गए सबूत एक अपराध की ओर इशारा कर रहे हैं? और अदालत को वो नहीं मिला। नहीं मिला। अदालत ने पाया कि एजेंसियों ने जो गवाहों के बयान पेश किए, विशेष रूप से उन गवाहों के जो पहले आरोपी थे और बाद में सरकारी गवाह बन गए, अप्रूवर बन गए, वे बयान दस्तावेजी सबूतों से मेल नहीं खा रहे थे। Scroll.in की रिपोर्ट भी इसी कोरॉबोरेशन यानी पुष्टि की कमी पर जोर देती है। किसी ने बयान दे दिया कि मैंने पैसे दिए, लेकिन बैंक खाते, व्हाट्सएप चैट या वित्तीय लेन देन के जो कागज अदालत में रखे गए, वे उस बयान को साबित नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ बयान के आधार पर आप किसी को वर्षों तक आपराधिक मुकदमे में नहीं धकेल सकते। बिल्कुल नहीं। यही भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मूल आधार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार या आपराधिक साजिश हवा में साबित नहीं होती। अगर आप दावा कर रहे हैं कि नीति में बदलाव रिश्वत के बदले किया गया, अभियोजन पक्ष ये दिखाने में पूरी तरह विफल रहा कि 12% मार्जिन तय करने के पीछे कोई आपराधिक क्विड प्रो को था, यानी कुछ के बदले कुछ वाली स्थिति। हाँ, वो स्थिति साबित नहीं हो पाई। इस पूरे अदालती आदेश में एक ऐसा क्षण भी आया जो सामान्य कानूनी भाषा से बहुत ऊपर था। एनडीटीवी की रिपोर्ट में इसका प्रमुखता से जिक्र किया गया है। वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाला कोट। बिल्कुल। जज ने अपने आदेश के दौरान अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रणेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बेहद प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ा। जज ने कहा, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यानी कहीं भी अन्याय
हर जगह न्याय के लिए खतरा है। एक आपराधिक मामले के फैसले में इतने बड़े दार्शनिक विचार का आना क्या संदेश देता है? मैं मानती हूँ कि ये उदाहरण इस फैसले की गंभीरता और न्यायपालिका की सोच को दर्शाता है। जज इस बात पर जोर दे रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई आम नागरिक, सिर्फ अनुमान और दोषपूर्ण जांच के आधार पर मुकदमों और जेल की प्रक्रियाओं में उलझाए रखना अपने आप में एक अन्याय है। अदालत यह संदेश दे रही थी कि कानूनी प्रक्रिया को ही सजा नहीं बनने दिया जा सकता। प्रोसेस इज द पनिशमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। जब अदालतें ऐसे दार्शनिक संदर्भों का इस्तेमाल करती हैं तो वे सिर्फ एक केस का फैसला नहीं कर रही होती, बल्कि व्यवस्था को एक आईना दिखा रही होती हैं। और इस फैसले के आते ही दिल्ली की सड़कों और राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मची वो अभूतपूर्व थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने इस राजनीतिक भूचाल का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। हाँ, जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से डिस्चार्ज का आदेश आया, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर का माहौल किसी त्योहार में बदल गया। अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिसमें उन्होंने भारी भावुकता के साथ इस फैसले को अपनी बेगुनाही का प्रमाण बताया, विंडिकेशन बताया। हाँ, वो हर प्रमुख समाचार पत्र की हेडलाइन था। राजनीतिक रूप से ये आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी की तरह था। शुरू से ही उनका बचाव यही था कि ये पूरी जांच राजनीति से प्रेरित है और उन्हें फंसाने की एक राजनीतिक साजिश है। बिल्कुल। अदालत के इस आदेश ने उनके इस नैरेटिव को एक बहुत बड़ी कानूनी मोहर दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स की उसी रिपोर्ट में उस जश्न का जिक्र है, ढोल नगाड़े, मिठाइयां और बैंड बाजा। लेकिन जश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण था वो राजनीतिक दांव जो इस फैसले के तुरंत बाद चला गया। केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों को दिल्ली में नए सिरे से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे दी। उन्होंने इस अदालती फैसले को जनता के सामने अपनी ईमानदारी के सबसे बड़े सर्टिफिकेट के रूप में पेश किया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में कोई भी अदालती फैसला कभी अंतिम शब्द नहीं होता। वह सिर्फ एक नए विमर्श की शुरुआत होता है। एक तरफ जहां समर्थकों ने इसे लोकतंत्र और न्याय की जीत माना, वहीं आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों का नजरिया इस आदेश के बावजूद बिल्कुल नहीं बदला है। रॉयटर्स और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स इस विरोधी दृष्टिकोण को भी बहुत स्पष्टता से सामने रखती हैं। आलोचकों का तर्क समझना भी इस विश्लेषण का अहम हिस्सा है। और श्रोताओं को याद दिला दूं, हम सिर्फ जानकारी के लिए दोनों पक्षों की दलीलें रख रहे हैं। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि सबूत नहीं है, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से बरी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई नैतिक या प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आलोचकों का तर्क सड़कों पर जनता की धारणा, या जिसे अंग्रेजी में स्ट्रीट परसेप्शंस ऑफ इंटेग्रिटी एंड गवर्नेंस कहा जाता है, उस पर आधारित है। उनका मानना है कि नीतिगत बदलावों से शराब ठेकेदारों को जो अप्रत्याशित मुनाफा हुआ वो एक वास्तविकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वे कहते हैं कि जांच एजेंसियां भले ही अदालत में मनी ट्रेल साबित करने के कड़े मानकों पर खरी नहीं उतर पाईं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी या जनहित में थी। इस तर्क के अनुसार एक अदालत केवल उन सबूतों पर फैसला सुना सकती है जो उसके सामने कानूनी मापदंडों के तहत पेश किए गए हों। लेकिन जनता की अदालत ये भी देखती है कि एक नीति का समग्र प्रभाव क्या रहा। बिल्कुल। आलोचक बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता और नैतिक जिम्मेदारी से सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है जहां कानूनी सत्य और राजनीतिक धारणा, लीगल ट्रूथ और पॉलिटिकल परसेप्शन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि इस फैसले का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? इतनी लंबी जांच, इतने बड़े राजनेताओं की गिरफ्तारियां, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की लड़ाइयां और अंततः निचली अदालत से डिस्चार्ज का आदेश। इस पूरे चक्र ने भारतीय कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या उदाहरण पेश किए हैं? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव भारत के आपराधिक न्याय तंत्र में सबूत के मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ पर पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कड़े कानूनों के तहत ये धारणा बन गई थी कि जांच एजेंसियों का आरोप ही अपने आप में एक सबूत है। लेकिन इस फैसले ने उस बुनियादी सिद्धांत को मजबूती से स्थापित किया है कि अदालतें केवल संदेह के आधार पर काम नहीं कर सकती। सबूत ठोस, अकाट्य और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, कोरोबोरेटेड होने चाहिए। ये जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चेक है, एक नियंत्रण है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के विश्लेषकों ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
ये आरोप लगता रहा है कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों में एजेंसियां जल्दबाजी में कमजोर या हवाई चार्जशीट दायर कर देती हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये आदेश उसी कार्यप्रणाली पर एक बहुत सख्त न्यायिक टिप्पणी है। ये एक नजीर का काम करेगा, एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। भविष्य में जब भी जांच एजेंसियां किसी राजनेता या बड़े अधिकारी के खिलाफ ऐसे आरोप लेकर अदालत पहुंचेंगी तो उन्हें पता होगा कि सिर्फ गवाहों के बयानों के आधार पर अदालतें अब संतुष्ट नहीं होने वाली हैं। उन्हें वित्तीय लेन देन की ठोस कागजी सबूत पेश करने होंगे। न्यायपालिका ने एक तरह से अपनी उस स्वतंत्रता और शक्ति का प्रदर्शन किया है जहां वो राज्य की सत्ता के सामने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी होती है। लेकिन जो श्रोता ये मान रहे हैं कि ये कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है, उन्हें scroll.in की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, यह कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस डिस्चार्ज आदेश को तुरंत ऊपरी अदालतों में चुनौती दे दी है। ये पूरी तरह से अपेक्षित था। जांच एजेंसियां इतनी आसानी से इतने बड़े मामले को हाथ से नहीं जाने देंगी। हाई कोर्ट और संभवतः बाद में सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को एक नए सिरे से देखेंगे। वे परीक्षण करेंगे कि क्या निचली अदालत के जज ने सबूतों का मूल्यांकन करने में कोई कानूनी भूल की है। ऊपरी अदालतों का फैसला इस मामले की अंतिम दिशा तय करेगा, इसलिए यह कानूनी गाथा अभी कई मोड़ लेगी। बिल्कुल। तो चलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोते हैं। हमने देखा कि कैसे 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति, जो एक प्रशासनिक बदलाव के रूप में शुरू हुई थी, वह सीबीआई और ईडी के रडार पर आई और एक कथित आपराधिक साजिश बन गई। हाँ, हमने गहराई से समझा कि अदालत ने क्यों इस चार्जशीट को अनुमानों पर आधारित माना और कैसे प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। और हमने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के उस उद्धरण के संदर्भ को भी समझा जो न्याय की मूल भावना की बात करता है। हाँ, और हमने फैसले के बाद के उस राजनीतिक टकराव का भी विश्लेषण किया, जहां एक तरफ जश्न और बेगुनाही के दावे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचकों की स्ट्रीट परसेप्शन और नैतिक जिम्मेदारी की दलीलें हैं। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह एक केस स्टडी है। बिल्कुल। यह दिखाती है कि कैसे नीतियां राजनीति का रूप लेती हैं और कैसे राजनीति अंततः अदालतों की चौखट पर न्याय की कसौटी पर परखी जाती है। यह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों की जवाबदेही का भी एक ज्वलंत उदाहरण है। एक बहुत ही व्यापक और विचार उत्तेजक चर्चा रही है ये, लेकिन हर बार की तरह इस चर्चा के अंत में हम सिर्फ जवाब लेकर नहीं, बल्कि एक नए सवाल के साथ इस विश्लेषण को विराम देंगे। ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है, जो अदालतों या राजनीति से परे जाकर सीधे हमारे प्रशासन की रीढ़ पर असर डालता है। जरा सोचिए, जब किसी भी नई और साहसी व्यापारिक नीति को जो निजी क्षेत्र से जुड़ी हो, इतनी आसानी से एक आपराधिक षड्यंत्र का रूप देकर सालों तक अदालतों में घसीटा जा सकता है, तो इसका हमारे नौकरशाहों पर क्या असर होगा? क्या हम एक ऐसे पॉलिसी पैरालाइसिस या नीतिगत पंगुता की तरफ बढ़ रहे हैं जहां भविष्य में कोई भी अधिकारी या सरकार कोई नया नवाचार या व्यापारिक सुधार करने से डरेगी? क्या भ्रष्टाचार को रोकने का डर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो विकास की नई सोच को ही खत्म कर दे? सही बात है। ये वाकई एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस मामले की फाइलों से निकलकर देश के भविष्य की नीतियों तक जाता है। क्या कड़े कानूनी पहरे के बीच हम प्रशासनिक साहस को खोते जा रहे हैं? इस विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि विभिन्न स्रोतों से निकाले गए इन तथ्यों और तर्कों से इस पूरे मामले को एक नए, स्पष्ट और विस्तृत नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। आगे भी ऐसे ही जरूरी और जटिल विषयों की परतों को हम इसी तरह खोलते रहेंगे। सुनते रहिए और हमेशा नए सवाल पूछते रहिए। नमस्कार।